नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रस्साकशी चल रही है और सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ताओं के साथ जहां मेगा मंथन जारी है तो अन्य विपक्षी दल भी जी तोड़ कोशिशों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस समय कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम पर घमासान मचा हुआ है। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में चुनाव हो और जुमलों का शोर सुनाई ना दे तो सियासत अधूरी लगती है और इस बार के विधानसभा चुनाव में बयानों और जुमलों की धुरी बना है हिसाब की लंबी लिस्ट के साथ कैंपेन की शुरुआत तो कांग्रेस ने की, लेकिन अब बीजेपी के दिग्गज अपने हिसाब किताब के साथ कांग्रेस पर हावी दिख रहे हैं। एक बार फिर सीएम नायब सैनी ने फतेहाबाद में खुले मंच से कांग्रेस से हिसाब मांगा। उन्होंने कहा, मैं अपना हिसाब लाया हूँ, कांग्रेस अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता को दे। मैं उन लोगों को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूं, वो भी अपने 10 वर्ष के कार्यकाल का जनता को हिसाब देने का काम करे कि हमारी 10 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या काम हुए हैं। मैं भी फतेहाबाद जिला के यहाँ विधानसभा के अंदर आया हूं, मैं भी पूरा हिसाब लेकर के आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम यहाँ पर किए हैं। सीएम नायब सैनी ने बड़ी ही बारीकी से फतेहाबाद समेत पूरे हरियाणा के लिए किए गए विकास कार्यों को गिनवाया और बताया कि हरियाणा में किस तरह से बदलाव और विकास की लहर आई, जिसे कांग्रेस ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद के चलते हमेशा अनदेखा किया था। जो विपक्ष के नेता हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, भाइयों जिनके बही खाते खराब हैं, आज वो लोग हमारे 10 सालों का हिसाब मांगने के लिए निकले हुए हैं। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, उनकी सरकार कमीशन मोड में काम करती थी और हमारी सरकार मिशन मोड में काम करती है। आपने सीएम को सुना, अब जरा नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को भी सुनिए, जो सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। जहाँ मुख्यमंत्री जी हिसाब मांग रहे थे, अमित शाह जी आए थे, वो कहाँ खड़े होके मांग रहे थे? पाली गांव में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ खड़े थे वो किसने बनाई यूनिवर्सिटी, यही बता देते भाई। एक तरफ कांग्रेस है जो अपनी सवालों की चार्जशीट के साथ लोगों को अपनी बात समझा रही है, तो वही सीएम का लहजा बता रहा है कि विधानसभा के रण में बीजेपी कांग्रेस को उसी के मैदान में हराने के लिए तैयार है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और मुद्दा में चर्चा करेंगे हिसाब पर, क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस ने हिसाब मांगा है सरकार से, तो वहीं सरकार की तरफ से सीएम नायब सैनी भी लगातार कांग्रेस पर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और हिसाब मांग रहे हैं हुड्डा सरकार के कार्यकाल को लेकर के। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। विजेंद्र नेहरा है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। मेघराज यादव जेजेपी से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और विजेंद्र रेड्डू इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र नेहरा जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा, क्योंकि सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप हैं जवाब देने के लिए और कांग्रेस की तरफ से जो लगातार हिसाब मांगा जा रहा है उस पर पलटवार भी कर रहे हैं सीएम नायब सैनी। लेकिन क्या कुछ लग रहा है, किस तरह का सियासी माहौल फिलहाल नजर आ रहा है और क्या कुछ संभावनाएं आपको आगामी विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही है प्रदेश में? जिस तरह से आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने फतेहाबाद में विकास रैली को संबोधित किया है जी, और इस संबोधन में आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश का जो तमाम विकास की योजनाएं हैं, फतेहाबाद के अंदर जो विकास के कार्य हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने गिनवाने का काम किया है। और जिस तरह से जो विपक्ष ने एक अभियान चलाया कि वो सरकार से जवाब मांगेंगे, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हमने 10 वर्ष के अंदर जो विकास के काम किए हैं उसका हिसाब हरियाणा प्रदेश का युवा भी दे रहा है, हरियाणा प्रदेश का किसान भी दे रहा है और हरियाणा प्रदेश की जो हमारी मातृशक्ति महिलाएं हैं वो भी दे रही हैं
क्योंकि युवा को हमने ईमानदारी से रोजगार दिया है, 1.5 लाख सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और काबिलियत के निष्पक्षता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 वर्ष में देने का काम किया है। आज किसान को पीएम सम्मान निधि के तौर पे उसके खाते में 6,000 रुपए आते हैं। 14 फसल एमएसपी पे हम खरीदने का काम करते हैं। 72 घंटे के अंदर डायरेक्ट किसान के अंदर अकाउंट के अंदर उसकी पेमेंट आने का काम होता है और सेक्शन 4 और 6 का नोटिस कांग्रेस की तरह लगाकर किसान की जमीन को आज नहीं हड़पा जाता है। आज फसल खराबे का मुआवजा 1-1, 2-2 रुपए की कांग्रेस की तरह जो आता था चेक बन के 1 या 2 रुपए का, आज वो नहीं दिया जाता है। 15,000 रुपए फसल खराबे का मुआवजा पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार देती है। आज हमारी जो मातृशक्ति है वो गवाह दे रही है, हिसाब दे रही है, क्योंकि 33% का पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक जो उसको आरक्षण दिया है, एक नेतृत्व की भूमिका में हमारी मातृशक्ति आई है। तो आज हिसाब भाजपा सरकार को देने की जरूरत नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश का जो युवा है, किसान है, महिला है, वो खुद आगे चल के हिसाब दे रहे हैं। छोटे व्यापारी हैं, गांव गरीब किसान की ये सरकार है। और इसके साथ साथ जिस तरह से भाजपा सरकार ने 10 वर्ष के अंदर काम किया है, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, हर क्षेत्र के अंदर हमने काम किया। इसी का परिणाम है कि आज हितेंद्र जी पूरे देश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा को अग्रिम पंक्ति के राज्यों में लाकर के खड़ा किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा विकास के काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है। आज 5800 गांवों के अंदर हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे बिजली आती है। आज हरियाणा प्रदेश के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने की शुरुआत हमारी सरकार ने की है। आज महिलाओं समेत जो सामान्य महाविद्यालय हैं वो 182 से ज्यादा इस भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंदर खुल चुके हैं। आज सड़कों का जाल बिछाने का काम इस भाजपा की सरकार ने किया है। एक उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं तो केजीपी, केएमपी से लेकर के अभी जो दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे हरियाणा से होकर निकला है, जिसमें फरीदाबाद मुख्य रूप से विजेंद्र जी तमाम उपलब्धियां आप बता रहे हैं, लेकिन सत्ता में 10 साल रहने के बावजूद क्या आपको नहीं लग रहा है कि सत्ता विरोधी लहर एक बनती हुई नजर आ रही है? मैं आऊंगा आपके पास और आपसे जवाब भी लूंगा, लेकिन उससे पहले और भी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। बजरंग दास जी, हिसाब मांग रहे हैं आप सरकार से, लेकिन सरकार की तरफ से हिसाब आपसे भी मांगा जा रहा है। पिछले कार्यकाल को लेकर के 10 साल तो कांग्रेस की सरकार भी रही है, इससे पहले बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस का ही राज था हरियाणा में, उसको लेकर के लगातार आपसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं और हिसाब भी आपको दिया जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है इस रेस में? नहीं हितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर रही है। 10 साल का लेखा जोखा नहीं रख रही। हम हिसाब लेके आए हैं, कांग्रेस पार्टी हिसाब लेकर आ जाए। हमारा तो हिसाब प्रिंट करके पूरे जनता के बीच बांटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता इसको लेकर घर घर जा रहा है, जनता के संपर्क कर रहा है। यहां तक कि हमारी पद यात्रा पूरे हरियाणा में निकली हुई है, उसके अंदर 10 साल का हम हमारा लेखा जोखा दे रहे हैं। साथ में जनता को ये भी बता रहे हैं 10 साल के अंदर कैसे किसान लूटा है, व्यापारी पिटा है, वो भी बता रहे हैं। साथ साथ आपके सामने 22 जिलों में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन के अंदर भी हम अपनी बात रख रहे हैं, जनता को हम बता रहे हैं हमने 10 साल में क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। अब हम पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे, रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। वहां भी हम लेखा जोखा का पूरा पिटारा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं भाई हाँ कंपेयर करो, अगर हमारे में कोई कमी है तो भाई हमें वोट मत दो। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसान के हित में काम किया है, मजदूर के हित में काम किया है, व्यापारी के हित में काम किया है, उद्योगपति के हित के अंदर काम किया है, सरपंचों के हित के अंदर काम किया है, या आंगनबाड़ी महिला के हित में काम किया है, या सरकारी कर्मचारी के हित में काम किया है, तो बता दें क्यों इन्होंने इन हर वर्ग को सड़कों पर दुड़ा कर लाठियों से पीटने का काम किया। 10 साल के अंदर जिस प्रकार इनके राज के अंदर किसानों के साथ जातियां हुई, 750 किसान शहीद हो गए,
ये कहते हैं कि हमने काम किया है। ये काम किया है कि 21 रुपए लीटर वाला दूध 2014 में था, आपने 70 रुपए कर दिया, ये काम किया है। या 50 रुपए किलो वाली दाल आपने 140-50 रुपए दाल कर दी, ये काम किया है। या 55 रुपए लीटर वाला सरसों का तेल आज 160 रुपए कर दिया, ये काम किया है। या 55 रुपए लीटर वाला पेट्रोल आपने 100 रुपए कर दिया, बिल्कुल, ये सवाल काम कही किया है। है। हाँ। या आपने 400 रुपए रसोई गैस सिलेंडर जो हम देते थे, ठीक जो है, कहते थे वो चार्जशीट 250 के जरिए रुपए आप कर लोग सवाल देंगे, पूछ ही चुके वो हैं। आपने बिल्कुल, और भी 1000 मेहमान हैं, कर उन्हें भी दिया। चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मेघराज यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी से। नहीं, मेघराज जी, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ ठीक है, मैं देखिए, आऊंगा आपके पास एक भी। बात नहीं जी इनके- बजरंग जी, वो पूरी इनके- चार्जशीट मैंने भी इनके- देखी है इनके और राज बीजेपी में भी देख चुकी है, वो जी, जवाब भी दे रहे हैं किस उसी बात का। प्रकार महंगाई, हाँ ठीक है, बेरोजगारी से लोग दुखी है आपके सामने। हाँ ठीक है। मेघराज जी, कांग्रेस की तरफ से हिसाब मांगा जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से भी पुराने कांग्रेस के राज का हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन जेजेपी अपने आप को कहां पा रही है इस हिसाब वर्सेस हिसाब की लड़ाई में? नमस्कार जी, आप सभी प्रवक्ता भाइयों को, आपके सभी दर्शकों को और आपको हमारी तरफ से नमस्कार। मैं अभी सुन रहा था अपने प्रवक्ता भाइयों को, जिसमें बीजेपी की तरफ से कहा गया कि भाई जो है हिसाब किस चीज का, हमने इतने सारे जो है विकास कार्य किए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप सत्ता में हैं और ये हमारा नहीं, इवन हर एक भारत अपना हरियाणा वासी का भी है कि वो आपसे हिसाब मांग सकते हैं कि आपने क्या क्या किया है पिछले 10 सालों के अंदर हरियाणा के अंदर। तो ये आपकी जवाबदेही है कि आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस की तरफ से बोला गया कि हम जो है यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा के अंदर हम भी हिसाब मांगेंगे। तो सर 10 साल हो गए हैं, 10 साल के अंदर मेरे ख्याल से यही यात्रा पहले भी निकालनी चाहिए थी। और साथ में इस यात्रा के साथ ये भी बताए कि जो पिछले 10 साल का जो शासन रहा है कांग्रेस का, उसके अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए और उन विकास कार्यों के अंदर क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी, इसलिए जो है हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता जो कि बहुत ही समझदार है, उन्होंने जो बेस्ट डिसीजन उस टाइम लिया गया था उसके अकॉर्डिंग सत्ता परिवर्तन किया गया। अभी जहां तक बात आती है जननायक जनता पार्टी की, तो मैं आपसे आज नहीं, जितनी गर्दी में मैं डिबेट में गया हूं और मेरे काफी प्रवक्ता भाई भी मेरे साथ और डिबेट में भी और चैनल्स पे भी आए हैं। जननायक जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है हमने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और उसके अंदर हमें एक खुशी आज कि हम कम से कम 70% अपने जो वादे थे वो हम पूरे कर पाए। चाहे वो वादे महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो, चाहे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हो, चाहे आप जो है एक्साइज और अदर डिपार्टमेंट्स की बात कीजिए। जहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट से हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि घोटाला किया है, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 6,000 करोड़ से 12,000 करोड़ पे हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को लाके छोड़ा है। ठीक है, आज नया जो है फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है। मेघराज जी, विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पार्टी कहां पा रही है अपने आप को? क्योंकि लगातार जो पार्टी के चाहे विधायकों की बात करें, चाहे अब पूरे संगठन की बात करें, जिस तरह से बिखराव विधानसभा चुनाव से पहले है पार्टी में, क्या पार्टी कुछ कमबैक करने की स्थिति में दिखाई दे रही है? जी, इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी पीछे इलेक्शन आपने देखा था वो पूरे हरियाणा का नहीं, पूरे अपने भारतवर्ष का इलेक्शन था और उसके अंदर मेजर जो आप अगर देखेंगे जो भी रिजल्ट आया पूरा इंडिया के हिसाब से, उसके अंदर 2 पार्टियां थी जिसमें पक्ष और विपक्ष। पक्ष के अंदर जहां बीजेपी क्योंकि उनकी सरकार थी मोदी 2.0 और अब 3.0 है, दूसरी तरफ विपक्ष था, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसके अकॉर्डिंग जो है वोटिंग हुई थी। डेफिनेटली अब जो इलेक्शन होगा विधानसभा का होगा, विधानसभा के अपने मुद्दे होंगे, कैंडिडेट से रिलेटेड होगा, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी और उसके अंदर जहां हरियाणा जैसे बार बार बोला जाता है कि भाई हमने इतना विकास किया है, तो देखिए बजट भी आपके सामने, बजट में भी बताया कि हरियाणा को कितनी जो है उसमें वो दिया इंपोर्टेंस दी गई है इस बजट के अंदर। जहां बात आती है जननायक जनता पार्टी की, तो आप देखिए जल्दी ये जननायक जनता पार्टी अपने पूरे संगठन के साथ आप सबके सामने होगी। हमने अपना पूरा जो हल्ला विजेंद्र जी, इनेलो के बारे में क्या कुछ समझा जाए? क्योंकि इनेलो बसपा का गठबंधन हो चुका है और गठबंधन होने के बाद भी क्या आपको लग रहा है कि कहीं रेस में पिछड़ते हुए नजर तो नहीं आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक बार फिर से मुकाबला जैसे लोकसभा में देखने को मिला, वैसे ही कुछ विधानसभा के लिए भी दिखाई दे रहा है अभी तक। तो देखिए, मैं इस पे कहना चाहूंगा, विजेंद्र जी से सवाल है मेरा। मेघराज, आपने मुझसे पूछा है? जी। देखिए हितेंद्र जी, जो गठबंधन है
हरियाणा प्रदेश की जनता पहले ही इन दोनों पार्टियों को नकार चुकी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी लोकसभा के चुनाव में इनेलो पार्टी को लगभग 1.5% वोट मिला है और जो बीएसपी पार्टी है उसका हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है और इनेलो पार्टी का भी अभी जो सिंबल है वो भी छिन सकता है। विजेंद्र ऐसी नेहरा खबरें जी, बीच-बीच में विजेंद्र आती हैं। नेहरा जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये सवाल विजेंद्र रेड्डू जी से है। नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? जी रेड्डू जी, हाँ, जवाब दीजिए। मुझे बोलना है ना हाँ। जितेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो, सॉरी कंफ्यूजन मुझे के लिए बोलना है ना। आप दोनों में कंफ्यूजन हुआ, उसके लिए हाँ, मैं दर्शकों से माफी चाहता हूँ। लेकिन विजेंद्र रेड्डू जी अपना पक्ष रखिए आप। हाँ जी हाँ हाँ, देखिए ऐसा है हितेंद्र जी। जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना थर्ड फ्रंट का एक मोटो लेकर के चली हुई है। हाँ। जिस कड़ी में हमने बीएसपी से समझौता कर लिया है और श्रोमणी अकाली दल से समझौता हो चुका है और भी कई पार्टियां हैं उनसे समझौते की बातें चल रही हैं और जो सामाजिक संगठन है, बड़ी बड़ी और संस्थाएं हैं, उन सबको मिला करके हमने एक थर्ड फ्रंट खड़ा करने का बनाया है और उसमें हमें सफलता मिलती जा रही है, जिसके कारण आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है मजबूती के साथ चुनाव मैदान में खड़ी हो चुके हैं और ये सभी कहने लग गए हैं इस बात को कि भाई आप जो है ना हरियाणा प्रदेश में, बिल्कुल मैं स्पष्ट बात कहना चाहूंगा, अब हरियाणा प्रदेश में तिकोना मुकाबला हो चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन फूट होती जा रही है, पार्टी के नेता लोग जो जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं और सबसे बड़ा रीजन जब टिकट वितरण होगा, देखना ये एक भ्रम जाल फैलाया हुआ है कार्यकर्ताओं के बीच में। कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप ने, उन्होंने सभी को थापी लगा के बोल दिया भाई तू तैयारी कर, तेरी टिकट है, तू तैयारी कर ले, तेरी टिकट है। सभी को ऐसा बोल करके सभी को भ्रम में डाला हुआ है और जब टिकट वितरण होगा, इनका जब भ्रम टूटेगा तो इनमें बहुत बड़ी भगदड़ भी मचेगी और ये पार्टी जो है बहुत नीचे जाने का काम, नीचे चली जाएगी। जहां तक इसके अलावा अन्य बातें हैं, ये एक हिसाब लेने का काम करके चली हुई है। आज मैंने अपने मुख्यमंत्री महोदय का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कांग्रेस के बारे में बिल्कुल ठीक बोला कि भाई ये अपना भी हिसाब लेकर के आए। किस प्रकार से इन्होंने क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया था, किस प्रकार से कमीशन मोड में ये काम करते थे और किस प्रकार से बड़े बड़े लैंड स्कैम इन्होंने करने का काम किया, किस प्रकार से ये आधे अधूरे निर्णय लेकर के और चले गए वोटों के लालच में और फिर उसके बदले में किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में 32 नौजवानों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। किस प्रकार से हरियाणा एजुकेशन को डुबोने का काम करने के लिए एक गेस्ट आइडिया लेकर के आए थे और गेस्ट टीचरों के ऊपर फिर रोहतक में लाठीचार्ज और गोलियां चलाने का काम किया था। ये हिसाब जनता इनसे भी मांगेगी और ये हिसाब दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल में हो चुका है। दूसरी तरफ यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो अभी विजेंद्र नेहरा जी ने बहुत काम गिनवाने का काम किया, ठीक है, इन्होंने गिनवाए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आज हरियाणा प्रदेश जो है बेरोजगारी में नंबर 1 पर आया हुआ है। ये बड़ाई करते हैं हमने युवाओं को इतना रोजगार दिया, आखिर इतने बेरोजगारी में नंबर 1 पर हम क्यों आए हुए हैं? आखिर 2 लाख के लगभग पोस्टें खाली क्यों पड़ी हैं? जो सैंक्शन पोस्ट है वो खाली क्यों पड़ी है? इन्होंने एक बड़ा ठेकेदार बनाने का काम कर दिया जिसको कहते हैं कौशल रोजगार निगम। वो एक सरकारी ठेकेदार के तहत इनको बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं, प्रति वर्ष उनको नई नियुक्ति लेनी पड़ती है। ये किस प्रकार का रोजगार हुआ? इन्होंने ये नहीं बताया कि आज हरियाणा प्रदेश महिला सुरक्षा में नंबर 1 है। और सबसे बड़ी बात हितेंद्र जी, मैं बताता हूं आपको एक बहुत बड़ी बात, आप भी हैरान होंगे। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने जो है उन्होंने लिखा है हरियाणा के बारे में, क्या लिखा है? पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा टॉप 10 के अंदर 8वां स्थान रखता है। डेंजरस स्टेट ऑफ इंडिया, टॉप 10 डेंजरस स्टेट्स ऑफ इंडिया में 8वें स्थान पर आज हरियाणा आया हुआ। और उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और लिखता है वो, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। हरियाणा हैज रिकॉर्डेड एज पर कैपिटा क्राइम रेट ऑफ 3.8। द स्टेट इज नोन फॉर रॉबरी, थेफ्ट, मर्डर, रेप इत्यादि, and it is also called one of the
10 मोस्ट डेंजरस स्टेट ऑफ इंडिया। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं कि विजेंद्र इन्हीं नेहरा की जी सरकार से। के जवाब ले तहत लेते हैं दिल्ली में इनकी नेहरा जी सरकार से है, जवाब ले और लेते हैं फिर इन भी तमाम इस सवालों को प्रकार लेकर हमारा के, हरियाणा क्योंकि लगातार प्रदेश चाहे का कांग्रेस ऐसे की बात अपमान हो करें, रहा है, हिसाब मांग बदनामी रही हो है, रही है इनेलो भी हिसाब मांग रही है, और कहीं ना कहीं जेजेपी भी अब तो हमलावर नजर आ रही है। अभी तक तो सरकार में रही, लेकिन अब जरूर कहीं ना कहीं जवाब मांगती हुई नजर आ रही है। विजेंद्र नेहरा जी, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि लगातार पूरा का पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं इस मामले में एकजुट है, आपसे सवाल हर कोई पूछ रहा है और जवाबदेही भी आपकी बनती है, क्योंकि सत्ता में आप हैं पिछले 10 साल से, और तमाम इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो सामने हैं, चाहे वो फिर अब लोकसभा चुनाव की बात करें, उसके परिणाम में भी ये साफ तौर पर असर देखने को मिला है। 5 सीटों पर आप रह गए हैं, 5 पर ही जीत पाए हैं, तो इस तरह से क्या विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का कुछ डर तो नहीं लग रहा है? अब इसीलिए इतने तमाम जो कार्यक्रम है और इतना आक्रामक रवैया जो दिखाया जा रहा है सीएम की तरफ से। अब जितेंद्र जी, 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी 33% वोट भाजपा को मिले थे। 2019 में जब बनी तो हमें 36% वोट मिले, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 46.5% वोट मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को 43% वोट मिले हैं। आज भी 3.5% वोट भाजपा को कांग्रेस से ज्यादा मिला है। 3,17,000 वोट हमें ज्यादा मिला है कांग्रेस पार्टी से। करनाल का विधानसभा उपचुनाव भी हमने जीता है, तो सीटें 6 हो जाती हैं, और रोहतक का जो राज्यसभा का जो चुनाव होना है उसके अंदर भी कांग्रेस ने पहले से हार मान ली है, तो भाजपा एक तरह से 7 सीटें जीती है। इसके साथ साथ जो भाजपा ने काम किए हैं आज वो जनता के सामने जनता को दिखाई देते हैं। आज ऑनलाइन पेंशन बुजुर्ग व्यक्ति की 60 साल से ज्यादा उम्र होते ही बन जाती है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 से ज्यादा हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन अप्लाई भी नहीं किया। उनकी जो परिवार पहचान पत्र है उसमें 60 साल की उम्र हुई, उनकी पेंशन शुरू होगी और घर बैठे वो पेंशन ले रहे हैं। आज चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विडो पेंशन हो, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 2014 से अब तक 2,000 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया। 3,000 आज पेंशन मिलती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस ने 10 साल में मात्र 500 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया था। पेंशन लेने वालों की संख्या भी दुगने से ज्यादा हमारी सरकार के शासनकाल के अंदर हुई है। आज अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश को जो भी बजट के मेरे साथी बात कर रहे थे, केंद्रीय बजट में जिस तरह से हमारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए जिस तरह से 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, हरियाणा की मातृशक्ति को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो ग्रामीण विकास के लिए 1,77,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे हमारे हरियाणा के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास डेवलपमेंट में बहुत फायदा हमें मिलने वाला है। और कृषि के लिए जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन उसमें हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ा हमारे इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। और जिस तरह से कौशल रोजगार के ऊपर हमारी सरकार ने इस बजट के अंदर फोकस किया है, हमारे बेरोजगार युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए 100 करोड़ तक का लोन वो लेना उनके लिए आसान रहेगा। वो एक बहुत फायदा हमारे एमएसएमई सेक्टर को देने का काम होगा। जो हमारे छोटे उद्योगपति, व्यापारी, दुकानदार जो रोजगार अन्य किसी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और पूरे देश की पहली, मैं कंप्लीट करता हूँ हितेंद्र जी, पूरे देश की पहली और सबसे बड़ी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमारे पलवल के दूधौला गांव के अंदर बनके तैयार हो चुकी है। 100 एकड़ जमीन में 1,500 करोड़ रुपए की लागत से वो शुरू हो चुकी है, जहां से 15 से 20,000 बेरोजगार युवा हर साल रोजगार प्राप्त करके निकलेगा। वहां स्टाई फंड के साथ साथ वहां अर्न फॉर लर्न की तर्ज पे काम हो रहा है। को आप कोर्स में एडिशन लीजिए, आपको पैसा भी मिलता है मंथली लगभग 10,000 रुपए के आसपास, और आपका कोर्स भी कंप्लीट होता है। तो कौशल रोजगार के ऊपर हमारी सरकार का बहुत ध्यान है। और गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, रोजगार को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि 2 लाख पद तो हरियाणा में खाली हैं, वो नहीं भरे जा रहे। इस तरह के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। मैं और भी बहुत सवाल हैं, उन पर भी जवाब आपसे लेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ निशांत आनंद जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। निशांत जी, बात चल रही है हरियाणा में चुनाव को लेकर के हिसाब वर्सेस हिसाब की। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से हिसाब मांगा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीएम नायब सैनी भी लगातार कांग्रेस से हिसाब मांग रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और अपना हिसाब भी दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी तक अपने आप को कहां देख रही है? क्योंकि मुख्य लड़ाई फिलहाल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन इनेलो का दावा है कि इनेलो बसपा गठबंधन होने के बाद इनेलो भी अब रेस में आ चुकी है। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में काम किया है, आज आम आदमी पार्टी सबसे जल्द नेशनल पार्टी बनने की इकलौती पार्टी है। दिल्ली और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने काम किया, लोगों ने देखा। जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक हो, जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में काम किया गया हो, जिस तरीके से 43,000 लोगों को मान साहब पंजाब की सरकार ने नौकरी दी है, रोजगार दी है। आम आदमी इकलौती पार्टी है जो कहती है वो करती है।
देखो, सरकार वही अच्छी होती है जो गरीब की सुने, उसके लिए काम करे। आम आदमी पार्टी ने 3 बार दिल्ली में सरकार बनाई और चौथी बार बनाने जा रही है। भाजपा को 10 साल दिए, आज तो 2014 और 19 में इन्होंने वादे करे वो पूरे नहीं किए। 75 साल हो चुके हैं आज आजादी को। हरियाणा का आप हाल देखिए, गुड़गांव जैसे शहर में अगर बात करी जाए, एक सरकारी अस्पताल नहीं है, एक बस स्टैंड नहीं है। किसी भी हरियाणा के आप क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी विधानसभा में चले जाओ, सड़कें खराब है, साफ पानी नहीं है, 24 घंटे बिजली नहीं है। इससे साफ साबित होता है कि इन्होंने झूठे वादे करे हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। हरियाणा की जनता ने सब पार्टियों को मौका दिया है। आम आदमी पार्टी एक लौती पार्टी है जो कहती है वो करती है, और उसने एग्जाम्पल सेट किया है। और आज आम आदमी पार्टी अपने कामों पे वोट मांग रही है, बिना हरियाणा में काम करे। भाजपा और कांग्रेस अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ झूठे वादे दे रहे हैं। 2024 में जो ये वादे करेंगे, पहले इनसे सवाल करना चाहिए, जब इनकी सरकार थी इन्होंने वो काम पूरे क्यों नहीं किए। ठीक है, आपने बीजेपी से सवाल पूछा, ये तो ठीक है, लेकिन आप कांग्रेस पर भी इसी तरह से आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही तो आप साथ में थे। देखिए, वो जो गठबंधन था वो लोकसभा के चुनाव के लिए था, एक तानाशाही सरकार को ठीक करने के लिए था। विधानसभा में आम आदमी पार्टी इकलौती अकेले चुनाव लड़ रही है, तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, हरियाणा की जनता ने इनको मौका दिया है। जैसे मैंने कहा, 75 साल आजादी को हो गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बुरे को हराने के लिए दूसरे बुरे का साथ दे दिया? नहीं सर, हमने ये नहीं कहा बुरे का साथ दे दिया। ऐसा ही कुछ इंडिया गठबंधन हाँ। पूरे इंडिया के लिए हुआ था, ना कि सिर्फ एक स्टेट के लिए हुआ था। और दोनों ने मिलके वो जगहों पे इलेक्शन लड़ा जहां पर जरूरत थी। क्योंकि एट द एंड बीजेपी को उस समय लोकसभा में फाइट करना जरूरी था, क्योंकि उन्होंने देश का जो हाल किया है। ठीक है, बजरंग दास जी से इसका जवाब ले लेता हूं। बजरंग दास जी, क्या आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को? बजरंग दास जी देखिए जी, जितेंद्र जी, जहां तक आप पार्टी वाले का उनका पर्सनल, इनका खुद का डिसीजन है अलग चुनाव लड़ने का, हर एक आदमी को अधिकार है, हर एक पार्टी को अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का, वो उनका फैसला है। कितना सीरियस ले रही है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हरियाणा में? काम गिनाने की बात है, देखिए हम तो हर एक को सीरियस लेकर चलते हैं। जितनी पार्टी मैदान में है, हर एक आदमी कोशिश करता है, चुनाव में उतरता है, पूरी कोशिश करता है, पूरा दम निकालता है, मगर जनता को देखना है भी आगे क्या रहेगा। जिस प्रकार आपके सामने जेजेपी चुनाव लड़ी, लोकसभा में 0.8 यानी 1% भी वोट नहीं मिला। इनेलो भी लड़ी, आपके सामने 1.7 उनको वोट मिला। वो तो जनता देखना है, जनता ही विधायक बनाती है, जनता ही एमपी चुनती है, और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाती है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जहां जनता के जो हित के अंदर हमने काम किया, हमने अनेकों योजनाएं जनता के हित के लिए लाई। सबसे पहले किसानों के 1600 करोड़ रुपए के हमने बिजली के बिल माफ करे, उनका ब्याज माफ किया। 2200 करोड़ रुपए का हमने किसानों का कर्जा माफ किया। केंद्र सरकार से 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करवाया। यहां तक कि हमने अनेकों योजना 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट दिए, जिसके ऊपर मकान बन चुके हैं। वो सारी योजना भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। हमने 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देने का काम किया। वो तो फ्री दिया जा रहा है, राशन तो फ्री दिया जा रहा है। बजरंग दास जी, आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि आपने अपनी सरकार में हुड्डा राज में भेदभाव हुआ, नौकरियां खर्ची पर्ची पर दी गई, इस तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं। 24 घंटे बिजली देने की बातें करते रहे, लेकिन बिजली नहीं दे पाए। अभी भी लगातार भूपेंद्र हुड्डा को जब भी सुनते हैं वो कहते हैं कि हमने ये प्लांट लगाया, वो प्लांट लगाया, लेकिन बिजली 24 घंटे सभी गांवों में नहीं पहुंचा पाए। इस तरह के सवाल जो आप पर लग रहे हैं, जो ट्रांसफर होते थे उस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगते हैं। जी पूरी डिटेल है जितेंद्र जी, पूरी डिटेल है। 5 बिजली थर्मो प्लांट हमने हमारे राज के अंदर लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने 1 यूनिट भी बिजली पैदावार के लिए कोई कारखाना लगाया तो बता दे। जहां भ्रष्टाचार की बात है, कहते बिना खर्ची पर्ची हम नौकरी दे रहे हैं। 37 पेपर लीक घोटाला सरकार
हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी। जहां जो महकमा नौकरी देता है उस महकमा के अंदर करोड़ों रुपए टेचियों में बरामद होते हैं। इनके राज के अंदर पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब बिक जाती है। इनके राज में FIR दर्ज है, SIT गठन है। कोरोना में हजारों लोग, लाखों लोग मर रहे थे, अरबों रुपए की रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, सैकड़ों मजदूर मर गए। एक DSP पलवल के अंदर धान अपने खनन घोटाले के अंदर खनन माफिया ने गाड़ी चढ़ाकर उसको मार दिया गया। यमुनानगर के अंदर कांड हुआ, यहाँ तक कि आपके सामने धान घोटाला, सरसों घोटाला, बाजरा घोटाला, सबकी FIR दर्ज है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपके राज में FIR दर्ज, आपने खुद ने SIT गठन कर। ठीक है विजेंद्र जी, ये जो इस तरह के मामले सामने आए उसको लेकर के कई बार SIT का गठन किया गया, तो कई बार इस तरह से जो कमेटियां बनाई गई जांच के लिए या मामले दर्ज हुए, उनमें हुआ क्या है? अभी तक कुछ इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई, चाहे वो कथित शराब घोटाले का मामला हो, रजिस्ट्रियों का मामला हो, उन पर किसी पर कोई कार्रवाई हुई है? इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई। विजेंद्र नेहरा जी, बड़ा घोटाला, इस तरह का कोई मामला होता था तो सरकार उसको दबाने का काम करती थी। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके संज्ञान में कोई भी मामला अगर आता है तो हम उसको दबाने का प्रयास नहीं करते। हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा ये प्रयास रहता है कि अगर कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, गड़बड़ है, उस मामले के ऊपर पूरा संज्ञान लेते हैं, पूरी सख्त कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई इस तरह की होती है कि आगे उसका दोबारा से फिर इस तरह से गलत काम करने का कोई विचार ना हो। जबकि पूर्व की सरकार, चाहे वो इनेलो की रही हो या कांग्रेस की रही हो, वो जो गलत कृत्य थे, जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद की राजनीति थी, उसको आगे बढ़ाने का वो लोग काम करते थे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से दिल्ली के अंदर शराब घोटाला करने के कारण अधिकतर नेता जेल में, जिस पार्टी के बंद है, दारू वाली पार्टी का, उसका 2014 से लेकर आज तक जमानत इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं बची। हर चुनाव में इसलिए जमानत जब्त होती है क्योंकि वो झूठ की और मुफ्तखोरी की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि गुड़गांव के अंदर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। आपके चैनल पर झूठ जो व्यक्ति बोलते हैं, जमानत क्यों जब्त होती है जनता जानती है। आज गुड़गांव के अंदर प्राइवेट से लेकर सरकारी हॉस्पिटल तक की लाइन लगी हुई है। कौन सा सरकारी अस्पताल है जो तुम्हारा चल रहा है? कौन सा सरकारी अस्पताल है गुड़गांव में जो चालू है? निशांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। गुड़गांव के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है वो सबसे शानदार है। भैया मैं आपके बीच में नहीं बोला था। गुड़गांव का जो अपना सबसे बड़ा सिविल हॉस्पिटल है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्या पूरे दूसरे राज्यों से सबसे शानदार हॉस्पिटल बना हुआ है। गुड़गांव के हर गांव के अंदर CSC PSC केंद्र खुला हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है। आप इस तरह से टीवी पे झूठ बोलते हैं, इसलिए जमानत आपकी नहीं बचती है चुनाव के अंदर। खैर, आपका हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक जनता ने आपकी जमानत कभी बचने नहीं दी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज उस कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए, महंगाई की जब वो बात करते हैं हितेंद्र जी, चुनाव खत्म हुआ था लोकसभा का, कर्नाटक के अंदर इनकी सरकार है, 3.5 रुपए पेट्रोल डीजल पे इन्होंने बढ़ाए थे। आज जहां जहां देश में, वैसे तो बहुत कम राज्यों में कांग्रेस बची हुई है, जहां जहां इनकी सरकार बची है वहां पे आप देखिए सबसे ज्यादा महंगाई है। और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसके लिए कहा भी जाता है जब ये आते हैं तो महंगाई साथ में लाते हैं। आज जनता पूरी तरह से संतुष्ट है, पूरी तरह से खुश है, चाहे वो गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। हर विषय के ऊपर भाजपा की सरकार ने निष्पक्षता के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम किया है। और अगर कहीं कोई कमी रह गई है, उस कमी को हम आने वाले तीसरे टर्म के अंदर पूरा करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि देश का, हरियाणा प्रदेश का ये इतिहास है हितेंद्र जी कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है हरियाणा में उसी की सरकार बनती है। जिस तरह से एनडीए और भाजपा की जो हमारी बिल्कुल ये बहुत जल्द इसके बारे में भी खुलासा हो जाएगा क्योंकि बहुत ही जल्द विधानसभा चुनाव हरियाणा प्रदेश में होने वाले हैं। लेकिन मेघराज यादव जी, जेजेपी के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा है कि 1% से भी नीचे सिमट गई है जेजेपी, तो जेजेपी किस तरह से कमबैक करते हुए दिखाई देगी? क्योंकि नेता और कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की स्थिति पार्टी की बनी हुई है उसमें, उससे तो ऐसा लग नहीं रहा फिलहाल कि कहीं रेस में दिखाई देगी जेजेपी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी हम सभी प्रवक्ताओं को सुन रहे थे और मैंने पहले भी बोला था कि जो बोल रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कि जी इन्हें 0.8% वोट मिला है, इन्हें 0.7% वोट मिला है, तो शायद वो कहीं भूल गए हैं कि जो आपको भी वोट मिले हैं वो सत्ता वर्सेस विपक्ष के नाम भी मिले हैं, ना कि कांग्रेस के नाम के मिले हैं।
साथ में 27-28 पार्टियों को एक साथ लेकर आप मैदान में उतरे हैं, उसके वोट मिले हैं। जननायक जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 5 साल की पार्टी है, बोलिए 5 साल की पार्टी होते हैं, 10 की 10 सीटों पर उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है। दूसरी बात, जहां भी मैं सुन रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता भाई बहुत ही सफाई से एक झूठ बोल रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल है। मुझे लगता है या तो गुड़गांव में शायद रहते नहीं है या एक्चुअली उन्हें धरातल का पता नहीं है। गुड़गांव के अंदर चाहे आप हॉस्पिटल की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, आप इवन बेसिक यूटिलिटीज की बात कीजिए, जरा सी बारिश आती है जो है जाम अपना टोल से लेके खिड़कीटोला टोल से लेकर गुड़गांव के राजीव चौक तक पिछले 2 दिन के अंदर लगा हुआ। किसी से जाके चेक कर लीजिए। हॉस्पिटल है वो जाके देखिए, ग्राउंड है, बिल्कुल ग्राउंड है। वहां पे एक ईंट नहीं मिलेगी आपको जो सिविल हॉस्पिटल होता था वहाँ पे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें पैसा लगता है। आप ये बताइए कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कितने गरीब लोगों का इलाज होता है? जो आपका रेशियो है, क्या हम उस रेशियो को मेंटेन कर पा रहे हैं? किसी ने आज तक चेक किया है उसको? बेसिक एलिमेंट्री की बात कीजिए, 6000 प्लस गुड़गांव के अंदर सोसाइटीज हैं जहां आपका मेयर से लेके अब पार्षद से लेके विधायक से लेके मंत्री से लेके सीएम से लेके पीएम तक आपका है 10 साल के अंदर। और आप गुड़गांव के अंदर आप सीवर, पानी, बिजली आज नहीं दे रहे हैं। मुझे मेरे पड़ोस में जितनी वाटिका है, सोना रोड पर जितनी भी सोसाइटीज हैं, हर सोसाइटी से डेली ऑन एन एवरेज बेसिस पिक्चर्स आती है जिसके अंदर लोग गाड़ियों में सो रहे हैं। साइबर सिटी के अंदर लोग बिजली पूर्ति ना होने की वजह से गाड़ियों में सो रहे हैं। 33 kVA कनेक्शन आज भी सोसाइटीज में नहीं है। गार्बेज कलेक्शन जो कि खुद सोसाइटीज मैनेज कर रही है, उसका चार्ज सरकार ले रही है। ऐसी चीजें हो रही है। हम यहाँ पे कैंप में बैठ कर बोल देते हैं कि नहीं हमारे पास हॉस्पिटल भी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा। जो तमाम सवाल आपने उठाए हैं मेघराज जी, जो तमाम सवाल आपने उठाए हैं जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि 4.5 साल तक आप इसी सरकार के साथ थे। ये जनता आपसे भी पूछेगी, आप क्या जवाब देंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये हमारे ऊपर आरोप लगता है, चाहे वो किसान आंदोलन का हो, चाहे किसी और का हो, या इन चीजों का हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जननायक जनता पार्टी का एक भी सांसद दिल्ली में बैठा हुआ था उसके लिए? क्या जननायक जनता पार्टी का कोई हमारे पास होम मिनिस्ट्री थी हमारे पास? क्या जननायक जनता पार्टी का हम सीएम थे? जननायक जनता पार्टी सरकार में सहयोगी तो थी ना सर? सरकार में जो बातें आपने कही थी, जो घोषणा पत्र आपने कहे थे, उनके लिए तो आप बड़ा ये कहते हैं कि भाई हमने किया है। वो भी फिर बीजेपी सरकार ने ही किया, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उनकी परमिशन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता था। बिल्कुल मैं मानता हूँ। उसके साथ मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा था, दोनों सरकारों ने मिलकर किया है। जो हमने जनता से वादे किए थे, मैं नहीं कह रहा 100%, बट हम 70% अपने वादे 10% के हिसाब से पूरा करवाने में कामयाब रहे। जो कसर रहेगी, क्योंकि हम सीएम नहीं थे और हम डिपेंडेंट थे। आज आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया, जनता को मानना भी चाहिए कि हम सीएम नहीं थे, हम डिपेंडेंट थे। हमारी 90 से ज्यादा फाइलें अलग अलग कामों की, अलग अलग डिपार्टमेंट की पेंडिंग पड़ी रही, जिसको किसी न किसी बहाने से बजट का नाम देकर साइड में रख दिया जाता था। अगर वो काम होते तो शायद हम 100% तक भी पहुंच सकते थे। जहां बात आती है रोजगार की, जहां हमने 75% की बात की थी, वो जाके माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटक गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्यों नहीं आज तक कोई भी एक आगे आकर हमारे साथ में सपोर्ट में खड़ा हो? क्या आज उन्हें वोट उन युवाओं से नहीं चाहिएगी? चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, किसी और पार्टी से हो, क्या उन्हें वोट नहीं चाहिए? किसी एक ने बिल्कुल वहाँ पे सपोर्ट के लिए खड़े हुए कि ठीक है। विजेंद्र रेड्डू जी, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से कहीं ना कहीं आगे इस मामले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्ता की रेस में, चंडीगढ़ की रेस में कांग्रेस से आगे आप अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन किन मुद्दों के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और किन दावों के साथ आप ये बात कह रहे हैं, किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं कि आप सत्ता की रेस में आगे बढ़ रहे हैं और अब मुकाबला आपका बीजेपी से होने जा रहा है? हितेंद्र जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। 10 साल का शासन कांग्रेस का और 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का। जी, सैकड़ों घोटाले कांग्रेस पार्टी के आप सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है। कितने घोटाले इनके शासन में है, दिल्ली में भी कितने हुए, खेल गांव के कितने बड़े बड़े घोटाले हुए थे, वो सबके सामने। कनीमोजी जी जैसे, ए राजा जैसे आज तक भी जेलों में पेशियां भुगत रहे हैं। लाखों करोड़ों का घोटाला, इतना बड़े बड़े घोटाले हुए। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी लाखों घोटाले हुए, हजारों घोटाले हुए। और भारतीय जनता पार्टी के घोटाले हम पिछले 10 साल से डिबेटों में बार बार उजागर कर रहे हैं। अभी बजरंग दास गर्ग ने बहुत सारे गिनवाने का भी काम किया था। इतने घोटाले इसमें हुए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई एक घोटाला ये बताए, ये रो पीट के एक बात करते हैं, भाई 3206 टीचरों में घपला हुआ। वो टीचर आज सर्विस कर रहे हैं, सीबीआई ने रिपोर्ट में दे दिया, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ।
उनका प्रमोशन भी होगा और नौकरी भी कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शासनकाल में किसी प्रकार का कोई घोटाला सामने नहीं आया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो क्राइम रिपोर्ट अभी मैंने आपको कोट करने का काम किया एनसीआरबी की रिपोर्ट को, आज एनसीआरबी कहता है कि सबसे डेंजरस हरियाणा बन चुका है। हरियाणा प्रदेश में प्रशासन इतने अच्छे तरीके से काम करता, एक सुशासन था। प्रदेश हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अधिकारियों को गांव के बीच में, चौपालों के बीच में बिठा करके लोगों की समस्याओं को हल करने का काम किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीएम विंडो बना दिया। खुले दरबार को एक छोटी सी खिड़की बना दी, उसके आगे भी गत्ता लगा दिया ताकि अगले का फेस ना दिखाई दे, सिर्फ कंप्लेंट ही दे पाए और वो काम हो ना हो उसकी कोई परवाह नहीं थी। किस प्रकार से स्वास्थ्य का, शिक्षा का, हर क्षेत्र में देखिए, जहां प्रशासन चुस्त होता है, जहां प्रशासन काम करता है, जहां शासन चुस्त होता है तो प्रशासन जागता है, और प्रशासन जागता है तो जनता के कार्य होते हैं। और जहां शासन एक प्रयोगशाला बन जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए, बिल्कुल नए नवेले थे, पहले विधायक तक नहीं रहे, सीधा मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रशासन के ऊपर पकड़ नहीं हुई और प्रशासन हमारा बहुत बढ़िया है लेकिन उसे काम लेने वाला नहीं काम ले पाया। इसी प्रकार से नायब सिंह सैनी जी बिल्कुल नए नवेले हैं, इनको इतना कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं, इस लेवल का, मुख्यमंत्री लेवल की मैं बात कर रहा हूं। और आज भी ये इसीलिए जो हमारे एजेंसियां हैं वो कहते हैं कि हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल खराब हो चुका है। ये कहते हैं कि हमने इन्हें कोई योजना लागू की। आज मुख्यमंत्री जी ने भी फतेहाबाद में दोहराने का काम किया। इन्होंने आयुष्मान लागू किया, चिराग लागू किया, चिरायु लागू करने का काम किया, ई टेंडरिंग का काम किया, ई ट्रेडिंग का काम किया। एक भी योजना इनकी सफल हुई हो तो मुझे ये बताएं। हर योजना के लिए इनको लाठियां मारनी पड़ी, लोगों को लाठियों से भगाने का काम। जनता खुश है हमसे। चिराग योजना की बात कर लेता हूं मैं। प्राइवेट स्कूलों को बच्चे सौंप दिए कि आप इनको पढ़ाएं, हम इनकी फीस सरकार देगी। 2016 से लेकर के आज तक की प्राइवेट स्कूलों की फीस पेंडिंग पड़ी है, उनको फीस नहीं दी जा रही है। ये प्राइवेट स्कूलों के भरोसे अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। चिरायु इन्होंने बनाने का काम किया। प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टर हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक पर बैठते हैं, पेशेंटों को लेने से मना करते हैं कि हमारा पिछला बकाया नहीं दे रहे हैं। ये उनके प्राइवेट हॉस्पिटलों के भरोसे अपनी राजनीति चमकाते हैं कि हम आपको फ्री स्वास्थ्य लाभ देने का काम कर रहे हैं। ये जनता डोमेन में बहुत सारी योजनाएं हैं। शिक्षा की आप बात कर लीजिए, ये तो सरकार की आप सफलताएं बता रहे हैं, ठीक है, आपका फर्ज है, आप विपक्ष में है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको जनता क्यों चुनेगी। तब एक रिपोर्ट आई कि हरियाणा प्रदेश में 850 स्कूलों में केवल मात्र एक टीचर है। 850 स्कूलों में केवल मात्र एक टीचर प्राइमरी स्कूल में, और लगभग 350 स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं कोई अपने पास से बना करके नहीं कर रहा। पेपर में आपने भी चलाई होगी जरूर, आपने तो मेरे से ज्यादा याद होगी। और इसके अलावा ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में आधे से ज्यादा प्रिंसिपल नहीं है। जब किसी संस्था का हेड ही नहीं होगा तो संस्था कैसे चलेगी। शिक्षा का बैठा बिठाने का काम किया। 5000 विजेंद्र रेड्डी जी मर्ज कर दिया। विजेंद्र रेड्डी जी, मेरा सवाल फाइन करती है इनके ऊपर। मैं वो ठीक है, आप सरकार की असफलताएं गिनवाइए, आप विपक्ष में आप सरकार की असफलताएं तो गिनवाइए, लेकिन जनता आपको क्यों चुनेगी? आप शायद सुन नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट मांगी है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि कितने स्कूल हैं जहां पर लड़कियों का अलग। ठीक है, आप शायद मेरा सवाल सुन नहीं पा रहे। मैं निशांत जी का रुख करता हूँ, जो कि देश और प्रदेश के आगे बढ़ाने में काम करता है। प्रदेश ठीक है, मैं आऊंगा नेहरा जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं सवाल ले लेता हूं। निशांत जी, आप ये दावा तो कर रहे हैं कि हरियाणा को आपने 5 गारंटियां का भी ऐलान कर दिया और अब जोरदार तरीके से रैलियां भी करने जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा में अभी तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनता का आम आदमी पार्टी को मिला नहीं। इस बार उम्मीदें किस तरह से कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को 5,13,000 वोट मिले। जितनी भी स्थानीय पार्टी रही, एनएलओ, जेजेपी, इन्होंने 10 सीटों पे चुनाव लड़ा और मिलके भी इनको इतने वोट नहीं मिले जितनी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को अकेले वोट मिले हैं। तो इससे साफ पता लगता है कि हरियाणा की जनता ने वेलकम किया है आम आदमी पार्टी का। नहीं, अभी आप इस बात में ये भी तो ध्यान रखिए ना कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, अब आप कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ रही थी। तभी उनकी 5 सीटें आई हैं। आम आदमी पार्टी ने उनको 9 सीटों पे सपोर्ट किया है, कांग्रेस ने हमें 1 सीट पे सपोर्ट किया है। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सिविल अस्पताल डॉक्टर गुड़गांव में है, बहुत अच्छे से चल रहा है। भाजपा के नेहरा जी को बोलूंगा, अपनी आंखें खोलो, गुड़गांव में चक्कर डालो,
अगर सिविल अस्पताल की वीडियो डालो यूट्यूब पे या गूगल पे, कम से कम 100 से ज्यादा कंप्लेंट है। बिजली, दवाई, डॉक्टर, इलाज कुछ भी अस्पताल में हो नहीं रहा है। भाजपा ने 2014 और 19 में जो झूठे वादे करे, हरियाणा की जनता इस बारी विधानसभा चुनाव पे इनको करारा जवाब देगी। जैसा सिरसा में इनके प्रत्याशियों को लट पड़ी है, उसी तरीके से हरियाणा की विधानसभा चुनाव में इनको भगा भगा के हरियाणा की जनता भगाएगी। कांग्रेस ने जिस तरीके से अभियान चला रखा है हुड्डा साहब ने कि हरियाणा मांगे हिसाब, आम आदमी पार्टी भी कैंपेन चलाएगी। 2004 और 19 में जो कांग्रेस थी और 14 और 19 में भाजपा थी, इन्होंने जो वादे करे आज तक पूरे नहीं करे। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हरियाणा की, बिजली, पानी, शिक्षा, सुरक्षा, आज तक हरियाणा की जनता उससे तरसता है। आम आदमी पार्टी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी, जो हम सबको कई साल पहले मिलनी चाहिए थी। और आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इसलिए 5 गारंटी वो निकाली है जो जनता को जरूरत है। ठीक है, बजट ठीक है। अब में जनता कितना भरोसा करेगी आप पर और कितना आपको मौका देगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन विजेंद्र नेहरा जी, सवाल जो आपसे आपके ऊपर उठ रहे हैं, क्योंकि सत्ता में आप हैं और लगातार इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। कई जगह व्यवस्थाओं में खामियां हैं, कई जगह कुछ और भी परेशानियां हैं, क्योंकि जिस तरह से जो सवाल उठते हैं, क्योंकि गुड़गांव में लगातार ये देखने को मिलता है, जब भी कहीं बरसात होती है, हल्की बरसात भी होती है, तो कई जगहों पर जल भराव की समस्या तो देखने को मिलती है। ये तो आम बात है। देखिए हितेंद्र जी, दुनिया के चाहे कितने भी विकसित देश हो, अमेरिका जैसे देश में भी अगर तेज बारिश होती है, 72 घंटे में अगर पानी निकल जाए तो उसको आदर्श स्थिति मानते हैं। तो अगर तेज बारिश है तो दुनिया का कोई भी देश चाहे हो, एक बार पानी भरता है, 72 घंटे में निकल जाए तो इसको बहुत अच्छी स्थिति माना जाता है। दूसरा, जो लोग झूठ की राजनीति करते हैं, मुफ्तखोरी की राजनीति करते हैं, अभी आपकी टीवी डिबेट में उनका मैंने पर्दाफाश कर दिया, उनका झूठ बेनकाब कर दिया। जो लोग अभी कह रहे थे कि गुड़गांव के अंदर सिविल हॉस्पिटल नहीं है, उन्होंने ये माना कि सिविल हॉस्पिटल है, उसमें कमियां हैं। सिविल अस्पताल चल नहीं रहा है आपका, सिविल अस्पताल लागू नहीं है, लोग अपना इलाज उसमें नहीं कर सकते। अभी मैंने झूठ की पोल खोलने का काम किया है। और जो लोग पहले कहते थे कि हम लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज जाएंगे, आज वो कह रहे हैं कि हमने इतनी वोट हासिल कर ली है। वो इनको नहीं, वो कांग्रेस पार्टी को वोट मिली है। अगर इतना दम होता तो 10 सीटों पर चुनाव लड़के देख लेते और विधानसभा में चुनाव लड़के देख लेना, आपको औकात पता चल जाएगा। हरियाणा प्रदेश की जनता ने पहले भी हर चुनाव के अंदर झूठ और मुफ्तखोरी की राजनीति को नकारा है। एक भी चुनाव 2014 से 24 इस 10 साल में ऐसा नहीं हुआ जब इनकी जमानत हरियाणा प्रदेश के अंदर बची है। उसके पीछे कारण है कि एसवाईएल का पानी हमें देते नहीं, पंजाब में सरकार होने के बावजूद। एसवाईएल के पानी के ऊपर केजरीवाल जी पंजाब का अधिकार बताते हैं, चंडीगढ़ को हमसे हड़पना चाहते हैं। झूठ और मुफ्तखोरी की थोड़ी पढ़ाई कर लो, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता एसवाईएल का पानी देना। हरियाणा की राजनीति में हरियाणा की जनता झूठ और मुफ्तखोरी को पसंद नहीं करती, क्योंकि बड़े स्वाभिमानी लोग हैं हमारे, इसीलिए इनकी जमानत ना पहले बची थी ना आगे बचेगी। दूसरा, अभी इन्हें लोग के साथी कह रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल है तो गरीब आदमी का इलाज कहाँ होता है। थोड़ा ध्यान उनको देना चाहिए। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आयुष्मान भारत चिरायु योजना है भारत सरकार की, उसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब आदमी को मुफ्त इलाज, चाहे वो बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल है और चाहे सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर उसका इलाज कराने का काम हमारी सरकार करती है। गरीब आदमी का इलाज भी हमारी सरकार कराने का काम करती है। अभी इन लोग के जो जेजेपी पार्टी के प्रवक्ता बड़े कंफ्यूज थे, उन्होंने कहा जब तक 4.5 हमारी सरकार 4.5 साल सरकार थी, 70% काम हुए और उसके बाद काम नहीं हुए। तो पहले अपने स्टैंड आप क्लियर करिए कि काम हुए या काम नहीं हुए, और काम नहीं हुए तो उसके लिए तो दुष्यंत चौटाला आपके पास जा रहा हूं, क्योंकि पैसे देने की जिम्मेदारी तो उनके हाथ में थी। वो पैसे वाला डिपार्टमेंट तो उन्हीं के पास था। अगर काम नहीं हुए तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए दुष्यंत चौटाला को। हम कहते हैं कि पहले भी काम हुए, आज भी काम हुए। 2014 से लेकर के 2024 तक, जब से हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है, हर तरह का काम हमने करके दिखाया। इसके साथ साथ आज भाजपा के मुख्यमंत्रियों के लिए, जिस तरह से मेरे बड़े भाई विजेंद्र जी कह रहे थे नेलो के प्रवक्ता कि उनको अनुभव नहीं है, हाँ बिल्कुल, हमें लूटने का, भ्रष्टाचार करने का, खसोटने का अनुभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, पहले पूर्व में मुख्यमंत्री रहे श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, और अब चाहे नायब जी को, जनसेवा का अनुभव पूरा है हितेंद्र जी। लूटने का, भ्रष्टाचार करने का अनुभव हमें नहीं है। ठीक है बजरंग दास जी, एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रहे हैं और सत्ता में आने की पूरी संभावनाएं कांग्रेस को नजर आ रही है, क्योंकि 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में आपको जीत मिली। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमारे वोट भी तो मिले हैं कांग्रेस को, इसीलिए तो 5 सीटें आ गई। बजरंग दास जी, बिल्कुल सही बात है।
इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उसमें सभी की सपोर्ट थी, इसमें कोई दो राय। दूसरी बात, जहां काम करने का सवाल है, हमने अपने राज्य के अंदर 2005 से लेकर 14 तक 5 बिजली के थर्मो प्लांट लगाए। नहीं, मैं आपसे आपका काम के हिसाब नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बजरंग दास जी कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे बूथे पर 5 सीटें लेकर के आए हैं आप, और आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। तो क्या आम आदमी पार्टी खेल बिगाड़ेगी कांग्रेस का? जल्दी से जवाब दीजिए, छोटा सा। देखिए जी, कोई किसी का खेल नहीं बिगाड़ेगा, ना बिगाड़ सकता। आज जनता भारतीय जनता पार्टी से बेहद दुखी है, मुक्ति चाहती है। भारी बहुमत से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता का पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। आज महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ तक कि खराब कानून व्यवस्था, दिन दहाड़े दुकान के ऊपर बैठकर अपराधियों द्वारा फायरिंग व्यापारियों पर की जा रही है, लूटपाट की जा रही है, रोटी मांगी जा रही है, हत्या की जा रही है, मंथली की मांगी जा रही है, आपके सामने है। आज प्रदेश का हर नागरिक, व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता, आज मेरी माता बहनें भी सुरक्षित नहीं है। आज अपराध के अंदर हरियाणा अव्वल स्थान के ऊपर है। ठीक है, यानी कि जनता मौका, यानी कि जनता सत्ता परिवर्तन करेगी, ये आप दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी आप कर रहे हैं। लेकिन मेघराज यादव जी, जेजेपी क्या इस बार, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 10 सीटें जीतने में सफल रही थी जेजेपी, लेकिन इस बार क्या कोई किंग मेकर की भूमिका में आती हुई भी नजर आ रही है, या फिर कहाँ जेजेपी को देख रहे हैं आप? मेघराज जी, ठीक है बजरंग जी, ठीक है बजरंग जी, इनको कोई वोट नहीं मिलना। बजरंग जी हमें भी बोल लेना। ठीक है, मेरे पास वक्त बहुत कम है बजरंग जी, वक्त की बहुत कम है, आपने बोला अपनी बात। ठीक है, बहुत बोल लिया आपने। ठीक है मेघराज जी, जल्दी से कमेंट अपना पूरा कीजिए सर। जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि 21वीं सदी बोली जाती, 21वीं सदी के अंदर आज चाहे पिछले 10 साल कांग्रेस का हो, फिर बीजेपी का भी राज रहा है, और आज अगर हम बेसिक एम्यूनिटीज को लेकर बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है। जनता बिल्कुल उनका हक भी बनता है कि वो हिसाब मांगे कि कहाँ कब क्या हुआ। जहाँ बात आती है जननायक जनता पार्टी की, तो जब हम 9 महीने की पार्टी थी पिछले 2019 में, और हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, हम 10 सीटें लेके आए, साथ में हरियाणा को जो कहते हैं कि हरियाणा की चौधर, उस चौधर को कहीं ना कहीं बरकरार रखने में कामयाब रहे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस इलेक्शन में भी देखेंगे कि जल्दी जननायक जनता पार्टी बहुत अच्छे संगठन के रूप में आप सबके सामने हरियाणा वासियों के लिए विकल्प बन के आएगी। क्योंकि 2019 की बात करो तो कांग्रेस ने, ठीक है, यानी कि सत्ता की रेस में नहीं है, आप ये क्लियर कर रहे हैं। विजेंद्र रेड्डी जी, इनेलो और बसपा का क्लियर है। हाँ, बिल्कुल विजन क्लियर है। 1 मिनट लूंगा मैं। 2019 में कांग्रेस ने जनता को वोट लेकर अनाप की तरह छोड़ दिया था। अब राज्यसभा के अंदर इलेक्शन आए, एक तरफ बोलते हैं कि बीजेपी के पास समर्थन नहीं है, और अब लोकसभा के लिए, ठीक है, वक्त की बहुत कमी है सर। विजेंद्र रेड्डी जी, अपना पक्ष रखिए सर। इनेलो बसपा अपने आपको कहां पा रही है? क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले दावा कर रहे थे कि कांग्रेस से आगे हैं, लेकिन बीजेपी से मुकाबला रहेगा या फिर सीधा आप भी सरकार बना रहे हैं? क्योंकि बजरंग दास जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस का तो रिकॉर्ड बीजेपी से भी खराब है हितेंद्र जी। आप देखिए, कांग्रेस के राज में 2012 में 33,655 केस रिकॉर्ड दर्ज हुए थे, 13 में 39,000 पर चले गए, और 14 में 47,000 पर रिकॉर्ड छोड़िए सर, वक्त बहुत कम है। आप अपनी स्थिति कहाँ पा रहे हैं? मुझे बस जवाब दीजिए। ये बताइए, ठीक है बजरंग दास जी, हम सरकार बनाने जा रहे हैं 2024 में। हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, निशांत सिंह, आखिरी कमेंट आपसे भी, क्योंकि अकेले अपने दम पर आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं हरियाणा में, किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं? हरियाणा कितना रिस्पॉन्स आम आदमी पार्टी को दे सकता है इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया। एक छोटी सी पार्टी ने 10 साल में नेशनल पार्टी बनी, 3 बार दिल्ली में चुनाव जीता। हरियाणा में जो हमारी गारंटी है वो घर घर जाके बताएंगे, और इनके सारे चिट्ठे भी साथ लेके जाएंगे जो हमने इकट्ठे कर रखेंगे, जो इन्होंने वादे दिए 10 साल पहले, 20 साल पहले, और अपना काम बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी का हिसाब वर्सेस कांग्रेस का हिसाब, ये लड़ाई फिलहाल हरियाणा प्रदेश की सियासत में देखने को मिलेगी, और सियासी गलियारों में इन्हीं सवालों पर फिलहाल चर्चा चल रही है कि कांग्रेस जो सवाल लेकर के सामने आई है जनता के, और
उसी के पलटवार में सीएम नायब सैनी की तरफ से जो सवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछे गए हैं, अब इन्हीं तमाम मुद्दों पर सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है। लेकिन हिसाब की लड़ाई में कौन से दल को फायदा मिलेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।